नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है और इस तनाव को कम करने के लिए दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बातचीत से पहले ही हॉर्मुज में जिस तरह से अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए, उससे न सिर्फ पूरे इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ती है, बल्कि अब तो ये लगने लगा है कि हॉर्मुज में तेल पर कब्जे की भड़कती आग में कहीं पूरी दुनिया जलकर राख ना हो जाए। यकीन मानिए कि जब इस बार वर्ल्ड वॉर छिड़ेगा तो पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर से कई गुना ज्यादा घातक होगा, तबाही भी कई गुना ज्यादा मचेगी। आप जानते हैं कि इस तबाही का सबसे बड़ा आखिर जिम्मेदार है कौन? बताएंगे आपको इसकी पूरी एबीसीडी और जानेंगे कैसे एक नापाक डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हॉर्मुज को लेकर जो खबर आ रही है वो बेहद डराने वाली है। जी हां, रविवार को अमेरिकी सेनाओं ने हॉर्मुज में ऐसा कांड कर दिया जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर का दरवाजा खोल दिया है। दरअसल रविवार को हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकी नेवी ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार टुस्का नामक ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था और इसे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूएंस ने रोक दिया। ट्रंप के अनुसार जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमेरिकी मरीन ने उसे रोका। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है और हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। अब ये जो पूरी घटना घटित हुई, इस क्रम पर ईरान ने गहरी नाराजगी जताई है। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया और इसे समुद्री डकैती करार दिया है। बताया जाता है कि ये जहाज चीन से ईरान जा रहा था और ईरान ने धमकी दी कि वो इसका जवाब जल्द ही देने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में आग में घी का काम किया है एक तरह से, वो भी ऐसे समय में जब एक बार फिर से शांति वार्ता की कोशिश की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। और उसी इस्लामाबाद में जिस जगह पर पिछली बार शांति वार्ता हुई 21 घंटे चली, लेकिन वो बेनतीजा रही, फेल रही। जिस इस्लामाबाद में शांति वार्ता का पहला दौर पूरी तरह से फेल हो गया, दूसरा दौर भी वहीं पर होने वाला है। और ऐसा लगता है कि दूसरा दौर शुरू हो उसके पहले ही अंत की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में यह पूरी तरह से साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी नए दौर की बातचीत का कोई प्लान नहीं है। मतलब समझिए, दूसरे दौर की शांति प्लान पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं और कूटनीति की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। दरअसल इस जंग के दौरान जिस तरह से चीन, रूस और ईरान की तिकड़ी बनती हुई नजर आती है, वो आने वाले खतरनाक हालात का साफ साफ इशारा कर रही है, एक बड़ी तस्वीर पेश कर रही है। पूरे हालात पर अगर नजर डाली जाए तो कई तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि नाकाम डिप्लोमेसी ने दुनिया के डेथ वारंट पर साइन कर दिए। आखिर कैसे, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझिए। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इस्लामाबाद वार्ता का है, जो सुपर डुपर फ्लॉप हुई। और इस्लामाबाद वार्ता सुपर डुपर फ्लॉप होना, वार्ता के दौरान जहां अमेरिका ने ईरान के सामने कई शर्तें रख दी, ईरान ने भी क्लियर कट कहा अपने सख्त रवैये में कि ये शर्तें स्वीकार नहीं है। और जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और अब देखिए, जैसे ही मिडिल मैन पर किसी को भरोसा अब नजर ही नहीं आता, वार्ता का ये हश्र तो होना ही था। मिडिल मैन कौन था? पाकिस्तान। वही शांति की कोशिशों के बीच इजराइल का रवैया इसमें बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन रहा है हॉर्मुज, जहां पर दोनों पक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। सच पूछिए तो पीस प्लान पर ईरान के साथ साथ जंग के अहम किरदार इजराइल को भी अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में तब तक शांति का रास्ता नहीं खुलेगा जब तक कोई साख वाला देश सामने नहीं आता, ऐसा देश जिसे दोनों पक्षों का उतना ही भरोसा हो और जो दोनों के बीच में बातचीत का एक मजबूत पुल तैयार कर सके। सच पूछिए तो सिर्फ पोस्टमैन की भूमिका से इसका हल होने वाला नहीं है। अब ऐसे में नाकाम डिप्लोमेसी से तीसरा वर्ल्ड वॉर और भी ज्यादा भड़क जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। सवाल तो यही खड़े होते हैं कि हॉर्मुज की नाकेबंदी ही क्या अब सबसे बड़ा मुद्दा है? सवाल ये भी, ईरानी जहाज जब्त करके यूएस ने क्या आग में घी का काम कर दिया?
सवाल ये भी कि यूएस के एक्शन ने क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर अब दबा दिया है। करेंगे चर्चा, सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ पूर्व राजदूत सुरेश कुमार गोयल जी कनेक्ट हो रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अमेरिका से कनेक्ट हो रहे हैं अमर मस्तिकान जी, और मेरे साथ ईरान मामलों की जानकार असलम रिजवी जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अनुज माथुर जी, क्या ये जो दूसरे दौर की बातचीत है, जो अभी पहले उस पर संकट के बादल छाए हुए थे, क्या अब वो ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है क्या? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जय हिंद है ना, सॉरी फॉर दैट। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जिस प्रकार से आज परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये कल तो ये बातचीत कम से कम नहीं होने की संभावना है। हालांकि अमेरिका ने अपना पूरा जखीरा, पूरे गाड़ियां वाड़ियां पता नहीं क्या क्या वहां भेज दिया, क्या गया है वो नहीं बता सकता, लेकिन अमेरिका से कुछ चीजें गई है। उनका एक वॉर प्लेन C-130 वहां जाकर के लैंड हुआ है नूर खान में, तो वो उनको वो काफी सीरियस है इसके मामले में। मेरा जो एक शब्द मैंने कल प्रयोग में लिया था उसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। अमेरिका डेस्परेट है कि किसी प्रकार से इसको इसको ये चीज खबर शांति हो जाए या वार्ता शुरू हो जाए। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ये चाहता है, ये पूरा का पूरा जो गेम है वो कहीं ना कहीं संसाधनों पर नियंत्रण का गेम है। और अमेरिका चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के जो संसाधन है उस पर उसका नियंत्रण हो। अगर उसका नहीं भी है तो ईरान का स्वतंत्र नियंत्रण उन संसाधनों पर ना हो। ये मुझे लगता है कि उनकी एक अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट है, और इसी वजह से उन्होंने ये पूरा खेल खेला है। अब परिस्थिति क्या है, ईरान में बहुत तबाही हो गई है और उनको हर किस्म से मदद, रिकंस्ट्रक्शन में कहीं से कुछ मदद चाहिएगी। इस पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो को दोनों चीन और अमेरिका दोनों देख रहे हैं बहुत गहराई से। चाइना चाहता है कि इस पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में उनका एक बहुत मेजर रोल हो, ताकि वो ईरान को रिकंस्ट्रक्शन के बहाने से ईरान में अपनी पकड़ मजबूत करें और इस पूरे रीजन में अपना, मुझे लगता है अपना अपना प्रभुत्व जो है बनाए, और न केवल अपना प्रभुत्व बनाए, अमेरिका का प्रभुत्व जो है उसको कम करें। उसी प्रकार से अमेरिका ने भी वो कैरेट जो है वो दिखा दी है कि हम आपको रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, पैसा हमारे पास बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। वो भी इवेंचुअली यही चाहता है कि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के बहाने जाकर के एकमात्र जगह जो ईरान अमेरिका के खिलाफ थी उसमें भी अपना प्रभुत्व वो जाकर के जमा ले। ये उद्देश्य, जब आपका ये एम रहेगा तक मुझे लगता नहीं कि कोई किसी प्रकार की बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि इस बात को ईरान ने अच्छे से स्मेल्ट इट वेल। अब मैं ईरान की समस्या बताता हूं। देखिए ईरान की समस्या क्या है कि क्योंकि दोनों चीजों का प्रभाव पड़ रहा है बातचीत के ऊपर। ईरान की समस्या ये है कि जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, करंट जो उनकी उनकी डिस्पेंसेशन है उसका और IRGC का जो गैप है वो मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि वो गैप बढ़ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं अमेरिका जाके टारगेट करने की कोशिश करेगा, उनकी इस प्रकार की चीज। तो वो गैप बढ़ रहा है, उसके कई प्रमाण हमको मिल चुके हैं। कैसे सपोजिटली ब्रिटिश शिपिंग पे उन्होंने हमला किया, फ्रेंच शिपिंग पे हमला किया, इंडियन फ्लैग जो एयरक्राफ्ट जो कैरियर कंटेनर्स हैं उन पे हमला हुआ। उसके बाद जो हो रहा है वो तमाम चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रही हैं कि उनके ऊपर डायरेक्ट और पूरा कंट्रोल पेजेश्कियन का या रक्षा मंत्री का या विदेश मंत्री का उनका नजर नहीं आ रहा है। वो पूरे में खुले हुए हैं रूल नजर आ रहा है फिलहाल तो ईरान में। जी हाँ, ईरान जो है IRGC की गिरफ्त में है, ये मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, और अभी यही वजह है कि अब जो दूसरे दौर की बातचीत है उसको लेकर भी अलग अलग बातें हैं। मैं लेकिन असलम रिजवी साहब का इसी पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से। असलम रिजवी साहब, अगर ऐसे ही हालात रहे तो शांति तो फिर दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, और इसी बात का तो फायदा उठाया जा रहा है। क्या दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरान अभी भी संशय में है? नमस्कार नैना यादव जी, आपका बहुत बहुत। अगर आपको याद होगा तो 7-8 दिन पहले मैंने आपके इसी मोतबर चैनल पर यह कहा था कि अमेरिका एक तरफ तो बातचीत करना चाहता है और दूसरी तरफ वो गल्फ में
अपने मरीन्स और अपने फौजी लेकर आ रहा है। तो फौजियों का लाना एक वक्त में और दूसरी तरफ अमेरिकियों का टॉक के लिए बात करना, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। बात ये है कि जैसा कि हमारे माथुर जी ने भी बहुत अच्छे हमारे एक्सपर्ट हैं और बहुत ही अच्छी बात करते हैं कि इन्होंने भी एक बार ये बात कही थी, मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप बताइएगा, कि अमेरिका ताकत के बल पर ईरान को मनवाना चाहता है। आपने माथुर जी कहा था ना, कुछ दिन पहले की बात है। तो ये अमेरिका अगर वाकईन सिंसियर होता बातचीत करने में, तो गल्फ में फौजों को लेकर नहीं आता, मरीन्स को लेकर नहीं आता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उनकी रेटिंग जो है अमेरिका में, सब जानते हैं कि बहुत ही कम हो गई है। 20% से ज्यादा लोग उनको नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कुछ ऐसा करके दिखाएं। तो हड़बड़ाहट में मैं लेकिन अपने रिजवी यूपी साहब, के ऐसे ही हालात तो फिलहाल ईरान में भी नजर आ रहे हैं ना। चलिए, अमेरिका तो एक तरह से घिर गया, लेकिन ईरान तो पहले ही मुश्किल वाले दौर में था। अभी भी यहाँ पे मिलिट्री वर्सेस, ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप है उसमें एक बड़ा गैप है। देखिए, वहाँ के एक बड़े जो लीडर हैं, उन्होंने इसकी डिनाई किया है और कहा यह है कि ये खबर बिल्कुल गलत है। हमारा पज़ेश्कियान साहब से और सैयद अब्बास अरागची से और तमाम लोगों से मिलकर हम लोग जो कुछ भी करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। और ईरान ने इस बात को एक नहीं अनेक बार ये कहा है। पता नहीं ये खबर जो है कहाँ से आ गई है कि पज़ेश्कियान साहब में और जो IRGC है, उनके दरमियान जो है हम-आहंगी नहीं है। वो लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं या दोनों का अलग ओपिनियन है, आइडियोलॉजी है। ऐसा नहीं है, ईरान ने तो इसका इनकार किया है। आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं। अरे लेकिन रिजवी जो साहब, को ये जो थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ हमारे घर में खटपट है, हमारे घर में किसी तरह की अच्छा, कोई तो शिकायत है। दुनिया को तो एकजुटता दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन जो निर्णय लिए जाते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है ना, मतभेद तो तभी पता चलते हैं। नहीं, ये बताइए कि कैसे आपको मालूम हुआ कि दोनों के निर्णय में जो है, कोई एक मुझे दलील दीजिए, एग्जांपल दीजिए कि मैं समझ सकूं और आपके दर्शक भी समझ सके। मैडम, ऐसा है नहीं। आप देखिएगा कि ये दोनों बहुत मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ईरान एक कमजोर मुल्क जरूर है, लेकिन हारा हुआ नहीं है, बल्कि दुनिया की निगाह में जीता हुआ मुल्क है। बड़े बड़े एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट जो हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि ईरान के चाहने वाले हैं, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर आप चेक करेंगे तो उनका कहना ये है कि ईरान को जो है अपर हैंड इस वक्त मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है। आप हालांकि ये बात कह रहे हैं तो इसके आपके पास में तर्क जरूर होंगे, लेकिन राजन जी, फिलहाल मैं अभी जो दूसरे दौर की बातचीत है उसको लेकर रिएक्शन जान लेती हूँ। जल्दी से मुझे ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए, पहले दौर की बातचीत विफल रही और दावा ये किया गया कि अमेरिका की जो नीतियां रखी हैं, अमेरिका की जो शर्तें रही हैं, उस पर सामंजस्य या उसकी स्वीकार्यता नहीं रही। दूसरे दौर की बातचीत के लिए बड़ी कोशिश की गई। मिडलमैन जो थे, पोस्टमास्टर, वो पहुंचे भी सीधे तेहरान। उन्होंने कहा भाई साहब मान जाओ, लेकिन ईरान कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। बहुत क्लियर कट शब्दों में NO नो बोल दिया। वजह क्या नजर आ रही है सर? और क्या जो दूसरे दौर की बातचीत के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका और पाकिस्तान, वो सफल भी होगी क्या? देखिए, बातचीत हमेशा से बहाना रहा है। मैं पहली दौर के बातचीत से एक हफ्ता पहले बता रहा था कि बातचीत से कुछ नहीं निकलना। तब भी वही हुआ, आज भी यही हो रहा है, आगे वाले वक्त में भी होगा। आप पहले जंग क्यों हो रही है उसको समझिए। ये दो मेन कारण थे, जिसमें हम इसको इजराइल समझते हैं। हम इसको सोचते हैं कि खाली अमेरिका जाके वो गुंडागर्दी कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। वो सारे मानते हैं माइट इज राइट की फिलॉसफी को दे रहा है, पर देन माइट इज राइट की फिलॉसफी ईरान भी कर रहा था। तो मैं किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं बनाता, दोनों को एक बराबर के गुंडे बांटता हूँ। गुंडों में लड़ाई हो रही थी, पहली बात ना इनका एम। अच्छा, दूसरा, इसमें इवन सऊदी अरेबिया, UAE, इन सबका टेक्निकल सपोर्ट इजराइल और अमेरिका को था। नो क्यों? वॉर के मेरे हिसाब से दो मेन एम थे। एक, दुनिया की जो बोलते हैं एनर्जी रूट्स को रीडिफाइन करना। आप ध्यान से समझे, रीडिफाइन करें एनर्जी रूट्स को। आप देखें इस वक्त हो क्या रहा है। गाजा का बाजा बजाने के बाद वहां बेन गुरियन कैनाल ऑलमोस्ट स्टार्ट होगी बननी।
तो पूरा मकसद आपको समझ आ रहा है अभी? उसका एंड पॉइंट जो पहले राइट साइड में था, अब घूम के हैफा की तरफ आ गया है। सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड है कि ठीक है हैफा ले जाओ। दे वांट दैट एज द एनर्जी रूट। अब मतलब एनर्जी रूट्स पूरे रीडिफाइन हो रहे हैं दुनिया के हिस्से। रशिया ढूंढ रहा है तब से सीधा अपना एनर्जी एक्सपोर्ट करने का। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा जब बटेगा। आप देखते रहिए कि सबको कुछ मिलेगा और ये तभी होगा। दूसरा, एक तो मैंने ये बताया, दूसरा मेन रीजन था इनके पास इस्लाम को एक नए दिशा में पेश करना दुनिया को। ये सऊदी अरेबिया का एम था, जो उनका है कि वो जो बदनामी हो गई है बिकॉज वो इधर फट रहा है उधर फट रहा है, उसके निकाल के एक मॉडरेट इस्लाम को, नॉट ए पॉलिटिकल इस्लाम बट एक स्पिरिचुअल इस्लाम को दुनिया को पेश किया जाए जो दुनिया को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन राजेश से ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये अमेरिका भी बखूबी जानता है कि ये सीजफायर या बातचीत के जरिए टाइम बाय हो रहा है, हम धोखा दे रहे हैं। ईरान भी बखूबी जानता है कि वो धोखा दे रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सबको पता है। अभी इसका तरीका उन्होंने क्या निकाला? तरीका ये निकाला कि इसका ईरान का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खत्म कर दिया जाए। नो, ईरान का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर 3 चीजों पे निर्भर है। पहला, आउटसोर्सिंग ऑफ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, यानी कि 3 हूथी, हमास, ये हिजबुल्लाह जो खड़े किए थे, आउटसोर्स ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। दूसरा, मिसाइल डिफेंस, लंबी लंबी मिसाइलें बनाओ, ये करो, ड्रोन्स करो। उन्होंने कभी अपनी सी पार में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया अपनी लैंड पार में करके। पूरा कंसंट्रेशन जो तेल बेचते थे, मतलब जो पैसा आता था उसको उसमें किया। और तीसरा, किसी भी हालत में एटम बम बनाओ, हर हालत में एटम बम बनाओ, ताकि जब जरूरत पड़े, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को देख लिया था, सीख लिया था, जिस दिन एटम बम आ गया कोई हमारे आगे पीछे नहीं आएगा, वो समझ चुके थे। नाउ इन 3 को करना, मतलब ये 2 जो मेन एम है और उसको पूरा करने का जो तरीका उन्होंने ढूंढा, अब देखिए उसमें कितनी सक्सेस मिली उनको अभी तक। आप उसको अगर इस तरीके से अगर एनालाइज करोगे, देन यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि ये लड़ाई कहां लड़ेगी जाएगी। अभी देखिए एक और दौर होगा, एक और इकोनॉमिक आइसोलेशन होगा ईरान में, थोड़ी सी भुखमरी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। ऑलरेडी आर्तेश और उसके बीच में, IRGC के बीच में जो बातें हैं, डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी और IRGC के बीच में भी कर रहे हैं। आपको IRGC का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। उनके पास एक कन्वेंशनल आर्मी भी है, वो चुप बैठी हुई है, मतलब लड़ रही है, बट वो IRGC की तरह शोर नहीं मचाते, ठीक है ना। आर्तेश है उनके पास, वही है। IRGC में इन्होंने प्योर ईरानियन फोर्स नहीं है, ये रिजवी साहब भी मानेंगे, इसमें दूसरे देशों के नागरिक भी हैं ऑफ कोर्स जो। और IRGC ईरानियन रिपब्लिक गार्ड्स नहीं है, ये इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर है, फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। सो दैट इज व्हाई अमेरिका और इजराइल भी IRGC पे फोकस कर रहे हैं। वो उसी के आदमी मार रहे हैं, उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट को छोड़ दे, मिलिट्री टारगेट में वो चुन चुन के आर्तेश को स्पेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे वांटेड टू कम आउट की एक बार IRGC खत्म हो जाए। तो वो एक प्लान के साथ चल रहे हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करो, इकोनॉमिक वायबिलिटी एज ए ईरान की खत्म करो, तो उसकी 3-pronged स्ट्रेटजी गिर जाएगी। नो, ईरान को इन तीनों में से कम 2 चीजों पे समझौता करना पड़ेगा। तब आपका सवाल का जवाब आया कि ये होगा नहीं होगा। आई थिंक वो तैयार है हूथी को छोड़ देने के लिए ऑलरेडी, एंड मिसाइल और न्यूक्लियर में से किसी एक को अब उसको समझ नहीं आ रहा भी, तो क्या छोड़ू क्या ना छोड़ू। आई थिंक वो परमाणु छोड़ने को तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 3 में से 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बातचीत के लिए तो बैठे अभी, तो वो भी बड़ी एक परिस्थिति, ये कहा जाए कि एक बड़ी संशय की। सुरेश कुमार गोयल जी, मुझे इस बात को जरा ये समझाइएगा, वैसे ही तनाव था और ऊपर से जो शिप वाला जो कांड हो गया अमेरिका की तरफ से, उसको बंदी बना लिया गया है, अपने कंट्रोल में कर लिया गया है, तो ये आग में घी डालने का काम हो जाता है। एक तरफ तनाव कम करने की बात थी, या फिर ये तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियां नजर आ रही हैं सर? जी नमस्कार। आपने जो सवाल उठाया कि ये जो ईरान के शिप के ऊपर, खास तौर पर जब वो बोल रहे हैं कि कमर्शियल शिप है, उसको इस तरह से अपने कब्जे में लेना, उससे क्या जाहिर होता है, क्या उसकी अमेरिका की मंशा समझ में आती है? मेरे ख्याल में आपके साथ एक बार पहले आ चुका हूँ नया जी। जी सर। और मैंने तब भी ये कहा था कि अगर हम ईरान और USA के बीच में जो ये वॉर हो रही है, अगर हम उसको खाली
न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर या बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के हम समझते रहे कि ये उसका, या रिजीम चेंज को लेकर के समझते रहे कि ये यूएसए का ऑब्जेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आकर के अड़चनें पैदा हो जाती हैं समझने में कि यहाँ पर ये क्यों हो रहा था फिर ये। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में पहले बातचीत हो चुकी थी। 28 फरवरी से पहले ईरान लगभग मान चुका था। ईरान के प्रेसिडेंट लगातार बोलते रहे हैं कि उनका शिया धर्म उनको इजाजत नहीं देता है कि वो परमाणु बम बनाए। वो पहले बोल चुके हैं। जब एक धर्म का नाम लेकर के वो बोल चुके हैं और कोई बात नहीं लेकर के, तो उनकी बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि सही कह रहे होंगे ये। जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात है तो सही है, ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अपने डिफेंस के लिए चाहिए, लेकिन कितना कम करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। ये रिजीम चेंज का मतलब क्या है उनका? अगर रिजीम चेंज से मतलब उनका ये है कि भाई जो पहले अयतुल्लाह खमेनी थे वो चले गए, उनके बाद में और उनके बेटे ये बन जाए, तो ठीक है, मान लेते हैं कि लीडरशिप चेंज हो गई, मानते हैं, लेकिन रिजीम तो चेंज नहीं हुआ ना। रिजीम का मतलब होता है क्वालिटेटिवली जो एक सत्ता का जो आइडियोलॉजी है उसमें बदलाव लाना, वो तो नहीं हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि यूएसए का ऑब्जेक्टिव क्या है। और यूएसए का ऑब्जेक्टिव खाली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है ये। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूएसए की तरफ से बयानों में क्या है, क्योंकि पहले तो ऑब्जेक्टिव यूएसए का था कि भाई यहाँ पे रिजीम चेंज करानी है, फिर यूएसए ने कहा कि यहाँ पर जो हालात हैं वो उनकी नीतियां खराब हैं, फिर उनका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये नजर आया कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो बड़े घातक है, फिर उनका ऑब्जेक्टिव ये आया कि जो मिसाइल प्रोग्राम है वो दुनिया के लिए बड़े घातक है, फिर हॉर्मुज स्ट्रेट आ गया। जी, जब आपने ये सवाल किया है, मैं उससे पहले इसी मुद्दे पर आ रहा था, और मैं आपको अभी मेरे पास मैंने एक मेटा पर ट्वीट देखा है जिसमें लिखा हुआ है कि, और ये ईरान न्यूज के मार्फत आया है, ईरान न्यूज 24 के मार्फत, कोई राम मिडियांको हैं, कि उनका कहना है ट्रम्प सेड ही वुड कंसीडर गोइंग टू पाकिस्तान टू साइन द US-Iran agreement, which he said the two sides are very close to reaching, and this has come at 5:09 पर आया है ये तकरीबन मेरे पास। जी, मतलब अभी आया। तो अभी फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये ट्वीट के फिर ये मेटा पर आ रहा है ये। तो ये चीज, 2-3 चीजें समझ में आती है। जी सर। कि एक तो अमेरिका ने अपना जो मिलिट्री यूज लेना है ईरान को खत्म करने के लिए, एग्जिस्टेंशियली नहीं, लेकिन ईरान का जो रुतबा है, ईरान की जो पावर है, ईरान का जो एक मैं उसको पावर बोल लेते हैं, इन्फ्लुएंस बोल लेते हैं, कि इस एरिया में ईरान के इन्फ्लुएंस को किस तरह से खत्म करना है ये, ताकि ईरान आगे कोई पॉलिटिकल रोल यहाँ पर प्ले नहीं कर पाए। और इसमें वो इजराइल, सऊदी अरेबिया खासतौर पर ये ईरान के खिलाफ अपना एक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, और यूएसए इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है बकायदा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले तो ईरान ने लेबनान में सीज फायर करने से मना कर दिया, और सीज फायर जब कर लिया, उसके बावजूद लेबनान में सीज फायर के बाद 150 आदमी मारे गए हैं वहां पर। ये उनके अटैक बंद नहीं हो रहे हैं ये। तो ये यूएसए का ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान का असर किस तरह खत्म किया जाए, और मेरा भी मानना यही है कि वो किसी भी तरह से ईरान की सत्ता को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो सर ये तो ख्वाहिशें हैं ही ना, ये तो ख्वाहिशें हैं ही, आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको बताया कि ये तो एक तरह से ख्वाहिशें हैं ही, लेकिन जी मैं सर दोबारा आती हूँ। मैं एक बार अहमद मस्तिकान जी का रुख करूँ। अहमद मस्तिकान जी, जिस तरह से अभी ब्लेम गेम की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है, आप ये समझिए कि ईरान ने कहा है कि हमेशा जब बातचीत का दौर चला, जब भरोसा किया गया अमेरिका पर, हर बार अमेरिका ने धोखा दिया, तो आखिर इस बार कैसे चर्चा की जाए? अभी एक तरफ बातचीत का बात है और उसकी कुछ देर पहले ही उनकी एक बड़े शिप को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया।
कैसे भरोसा जीतेगा अमेरिका भी, और वो पोस्टमैन जो है वो भी भरोसा जीतने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जी, आपका नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया कि आज आपने वो एस्प्रो को नहीं यहाँ बुलाया हुआ है। एस्प्रो है ना हमारे आपके हमसाया मुल्क से, वो आते हैं सर में दर्द दे देते हैं। आपके पास तो शाम का टाइम होता है, हमारे पास सुबह का टाइम होता है। शुक्र से आपका कि आपने मेहरबानी करके उनको नहीं बुलाया। देखें, एक ये जो ट्रंप साहब की मुसीबत ये है कि ये जो धुरिंदर में जो लियारी का बदमाश जिस किस्म के डायलॉग बोलता था, इंटरनेशनली करता है ट्रूथ के ऊपर। कोई ऐसी बातों से दुनिया में अमन या कोई बातचीत या कोई अफाम तफहीम या कोई अकॉर्ड हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है ना जी, ये तो खुद स्पॉइलर हैं। जैसे इनको, एक तो ये कान के इंतहाई कच्चे हैं, कोई इनके कान में एक बार डाल दे, इनके करीबी शख्स, ये बात 3-4 लोगों से पूछे बगैर उसी को फौरन से पेशतर यकीन कर जाते हैं। ये सब में बड़ा मसला है। भाई, आप एक आदमी के ऊपर क्यों यकीन करेंगे? एक कोई आप भी आपको आके एक बात बताता है, आप कम से कम 3 या 4 लोगों से और तो पूछ लें कि आपके ख्याल में ये बात सही है या गलत है। ये इनमें सलाहियत नहीं है। देखें, पूरे दुनिया में आपको याद होगा कि पिछले दौर में जब हम सुबह में उठते थे तो चाय पीने के साथ अखबार का इंतजार करते थे कि भाई अखबार आए तो मालूम चले कि क्या हुआ है। आज अमेरिका में हम हर सुबह उठ के इनके थ्रू सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आज इन्होंने क्या बकवास शुरू किया है। हर रोज यही होता है। ये हर रोज ही दिन जो है एक ना एक आग लगा देता है दुनिया के अंदर बिला वजह। देखें, ये जैसे कि था कि इस लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। इनको ये इल्म भी नहीं था कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत आसानी से ईरान बंद कर सकता है। ये मौसूफ को पता नहीं था। अगर इनको ये पता होता तो शायद ये इतने आगे नहीं जाते। अब देखें, ये जो वहां से अब्बास अरागजी साहब ने खैर सगाली में एक ट्वीट किया कि भाई हमने ये खोल दिया है, वो इन्होंने यहाँ से ट्रंप साहब समझे कि भाई ये तो अब नरम पड़ रहे हैं, ये नरम पड़े हम और ज्यादा इनके ऊपर दबाव डालेंगे। वहां से उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है एम्बार्गो कर रहे हैं। ये हमारे अब्बास भाई बहुत मोहतरम है, मैं इनके बहुत कदर करता हूँ, और मैं उमूमन शिया हजरात के सुन्नियों से ज्यादा कदर करता हूँ। लेकिन आज ये कह रहे थे कि इख्तिलाफात नहीं, इख्तिलाफात हैं अब्बास भाई। वहां से जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, जो IRGC के स्पोक्स करीब है, उन्होंने अब्बास अरागजी के इस बयान को कहा कि भाई ये बिल्कुल ही खराब और नामुकम्मल बयान था अपने ही फॉरेन मिनिस्टर के लिए। IRGC ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये गुमराह कुन अबहाम इसमें मौजूद था, और उन्होंने कहा कि अल्फाज का गैर मुनासिब इस्तेमाल किया गया। ये IRGC के तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के लिए कहा गया। आप शायद तो IRGC ईरान के अंदर, आप शायद अब्बास कह रहे हैं, लेकिन उनका नाम असलम रिजवी जी है। जी जी, बात पूरी कीजिएगा। नहीं, अब्बास अरागजी के लिए कह रहा हूँ जी। अच्छा। अब्बास अरागजी ने एक ट्वीट किया था कि भाई हम ये खोल रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है IRGC ने उनको काफी कहा कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं। तो वहां पर ये क्लैरिफिकेशन लाना जरूरी था। और दूसरी जानिब देखें, इनके तरफ से कल के दिन सबसे पहले इसहाक डार ने अरागजी साहब से बात की, फोन पे उनको कायल करने की कोशिश की, वो नहीं माने। फिर उन्होंने टाइम तय किया कि शहबाज शरीफ जो है उनसे बात करेंगे मसूद पेशेश ज्ञान से। तो शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से बात किए, और उन्होंने क्या यकीन दिलाया? उन्होंने यकीन दिलाया कि हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को मालूम है कि ईरान वाले उनके ऊपर यकीन नहीं करते हैं, तो उनको यकीन दिला रहे थे कि हम बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ये लोग ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के लोगों में मैं आपको एक बात कह दूं, मीडिया में जो कुछ क्या मजबूरी है, जब पहली बार की बातचीत एक तरह से नाकामयाब रही और ईरान ने भी कहा कि हम भरोसा नहीं करते, तो ऐसी क्या मजबूरी बार बार पाकिस्तान या इस्लामाबाद चुना जाना? नहीं, देखें, ये डिप्लोमेसी के एक तरीकेकार होता है, लेकिन ये ईरान के लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं
ये कोई जंग वंग खत्म नहीं होगा, उनका ये ख्याल है। वो ये कहते हैं कि जंग जारी रहेगी, वो ये समझ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो ट्रंप जो इस किस्म की बातें करता है ना कि हम इसको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बातें पहली मर्तबा कोई अमरीकी सदर नहीं कर रहा है। इससे पहले रिचर्ड निक्सन ने भी इसी किस्म के बातें की थी। उसको वो कहलाया जाता था मैडमैन थ्योरी, यानी मैं बिल्कुल ये चर्या आदमी है, पागल है, इसकी बात मान लें वरना ये जो है नॉर्थ वियतनाम में जो है न्यूक्लियर बम दबा देगा, समझ रहे हैं। और उससे भी पहले ड्वाइट डी आइजनहावर ने भी यही तरीका अपनाया था। वहां पे इनका स्ट्रेट ऑफ ताइवान था, वहां पे चाइना के साथ मसला हुआ था। उन दिनों ड्वाइट डी आइजनहावर ने चाइना को इस किस्म की धमकी दी थी कि हम जो है न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनका ब्लफ है, और इस ब्लफ से जो है खामखा में ज्यादा पेचीदगियां पैदा होती हैं। अमेरिका में लोग बहुत ही से नाराज हैं। पाकिस्तान, जिसके लिए आपने सही कहा, ये मिडल मैन जो है, ये इतने घटिया लोग हैं कि देखे जब वो जेडी वेंस और ये लोग सब इस्लामाबाद आए थे तो इन्होंने किनको वहां आगे आगे रखा एयरपोर्ट पे। वहां सिविलियंस में आपको एक शख्स नजर आएगा जिसका नाम है उमर फारूक जहूर। उमर फारूक जहूर जो है नॉर्वे में, उसके ऊपर फ्रॉड के केसेस हैं, और वो उसको इन्होंने इसी वजह से आगे लाया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी कि भाई इसने मुझसे, मैंने इनका 2 मिलियन का गड़ी खरीदा है। तो इमरान खान को काउंटर करने के लिए वो इस किस्म के शख्स को अमेरिकन डेलीगेशन इसीलिए तो पाकिस्तान से जो गेस्ट जुड़ते हैं वो इसीलिए तो आपसे चिढ़ते हैं, क्योंकि आप एक एक करके जो सारी डिटेल्स को जग के सामने रख देते हैं ना, कि क्या प्लानिंग है, किस तरह से दगाबाजी है, किस तरह से उनकी चोरी है, चोरी चकारी करने की बात। लेकिन मैं नहीं गेस करूं, लेकिन मैं असलम रिजवी साहब यही बात अहमद मस्तिकान जी भी जो कह रहे थे, ईरान की जनता को जब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, बार बार अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है, खुद अभी आसिम मुनीर आते हैं आपके यहाँ तेहरान में जाकर मेल मुलाकात करते हैं, जब बार बार ईरान ये कहता है कि भाई अब पाकिस्तान जासूसी कर रहा है, पाकिस्तान गलत भ्रांतियां फैला रहा है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार वही पाकिस्तान आप उस पर भरोसा जता देते हैं? जी, सवाल बहुत अच्छा है कि जब ईरान के लोग पाकिस्तान को शक की निगाह से देखते हैं तो ईरान क्यों मान रहा है ऐसी बात। उसकी वजह ईरान की एक मजबूरी है नैना जी, वो आप सुन लीजिए। मजबूरी ये है कि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है कि हम जो है पाकिस्तान को मानेंगे। आपको एक बात अंदर की बता देता हूँ कि ईरान की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान की जगह पर ओमान को जो है मीडिएटर बनाया जाए, और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि ओमान एक ऐसा मुल्क है जो बहरहाल पाकिस्तान की तरह गुलाम अमेरिका का नहीं है, और पाकिस्तान वो है कि जो जी हुजूरी में लगा रहता है। जैसा कि हमारे अहमर भाई ने भी कई बार इस बात को बयान किया है कि पाकिस्तान एक नौकर है जो उसके सामने सर झुकाए हुए है। अमेरिका को मालूम है कि अगर इसको मिडिल मैन बनाएंगे पाकिस्तान को तो हम अपने हिसाब से काम कर सकेंगे, और किसी कंट्री को जो है मीडिएटर बनाएंगे तो हमारी चलने नहीं देंगे वो लोग। लिहाजा ये मीडिएटर नहीं है पाकिस्तान, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, ये मीडिएटर नहीं है बल्कि ये गुलाम है जो अपने आका के इशारे पे चलता है। इसलिए बहुत से मुल्क जो है मीडिएटर बन सकते थे लेकिन नहीं बनाया गया, इसलिए कि वो पाकिस्तान जैसी जी हुजूरी नहीं करेंगे। अहमद मस्ती खान साहब, आप मेरी इस बात से जो है इत्तेफाक करते हैं? 100% सर, 100% बिल्कुल। मैं थोड़ी देर के लिए नैना जी की जगह पे बैठ गया हूँ और मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये ऐसा है या नहीं है कि पाकिस्तान को बनाने का मतलब मीडिएटर ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा मुल्क हो गया है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से जो लोग हैं, बहुत सी जो हिज़्ब मुखालिफ अपोजिशन के लोग हैं, वो यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनकी डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। नहीं, तो इसमें जो है पाकिस्तान की कोई शख्सियत जो है बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि पाकिस्तान की गुलामी है
जो उसे मीडिएटर बना रही है। नहीं, ये मेरा असलम रिजवी साहब, दरअसल बात ये कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन पर सवाल इसलिए उठते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के एक तरह से मीडिएशन क्रिएट किया गया, क्योंकि अमेरिका खुद जब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, ईरान खुद पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, उसके मीडिएशन पर, उसकी नियत पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं, और जब अगर बार बार उसी जगह को चुना जाए, उसी को मध्यस्थता के लिए चुना जाए, तभी तो ये एक तरह से मंशा पर सवाल खड़े होते हैं ना माथुर सर। क्या भारत को लेकर जो बात अभी असलम रिजवी साहब कह रहे हैं, या पाकिस्तान के चुने जाने को लेकर, क्या ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है? यही तो नियत में एक बड़ी खोट नजर आती है। बिल्कुल नैना, देखिए बार बार मैं एक बात को दोहराने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ, और ये बात यह है कि ईरान को पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार से आप भरोसा नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकते। सकते। ये वही पाकिस्तान है जिसने जून 2025 में, जिस दिन ईरान के ऊपर हमले हुए हैं अमेरिका के, उस दिन ये असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में, जूतों में बैठा हुआ था। एक दिन नहीं, जो देश मई के महीने में लड़ाई से गुजरा है, उस देश का सेनाध्यक्ष 6 लगातार अमेरिका में बैठा रहा, और उन 6 दिनों तक लगातार ईरान पर बमबारी होती रही। तो इससे बिल्कुल साफ है कि कौन क्या कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वजह क्या है। जो एक वजह जो इन्होंने बताई उससे मैं सहमत हूं। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान ये ब्लफ करने में समर्थ रहा है कि वो पॉजिटिव साइंस देने में, पॉजिटिव सिग्नल्स का ब्लफ करने में सफल रहा है। उनका ये ब्लफ है कि भाई ये बातचीत हो सकती है, इससे हम जा करके वहां पर, जैसे अभी असीम मुनीर गए थे तेहरान, असीम मुनीर तेहरान, उनको सबको ये बताया गया था अमेरिका को कि भाई असीम मुनीर तेहरान आपकी बात करने गए हैं। असीम मुनीर तेहरान गए थे इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि 13,000 सैनिक और 18 जो जहाज हमने सऊदी अरब में भेज दिए, वो चिल्टियां मारने के लिए हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये बात को जस्टिफाई करने के लिए वहां गए थे, और इसीलिए वर्दी डाल करके गए थे वो, ताकि वो अपनी इस चीज को जस्टिफाई कर सकें। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका को प्रेस करने में पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सफल रह गया है। उन्होंने उसके जरिए ये कहा है कि हम ईरान से पे दबाव डाल के, और उनको ईरान अमेरिका के सामने घुटनों पर नहीं आया। पाकिस्तान की क्या औकात, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि वो ब्लफ कर रहा है, और इस बार बिल्कुल सही उसको जवाब मिल गया होगा पाकिस्तान को, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बात मैंने पहले भी कही कि जिस कंट्री पे खुद पे ट्रस्ट, मुझे तो इस बात का शक है कि उनके खुद के आवाम उन पे ट्रस्ट करती है कि नहीं करती है। आवाम उनके खिलाफ है। वहां का जो सेनाध्यक्ष आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पीस ब्रोकर बना हुआ है, वो वहां के शिया लोगों को कहता है कि भाई आपको अगर ईरान से प्रेम है तो आप ईरान चले जाएं। तो वहां के अपने लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है, किसी और दुनिया के देश का ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है। तो सर ये जो बातचीत के दौर की बात है, क्या ये ब्लफ है क्या, और ये सिर्फ दुनिया को एक बार फिर से धोखा देने का तरीका है क्या? बातचीत ब्लफ नहीं है। बातचीत का क्या नतीजा निकल सकता है, इसके बारे में पाकिस्तान लगातार अमेरिका को ब्लफ कर रहा है, और वो उनको धोखे में रख रहा है कि ये बातचीत आप करेंगे, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन, 3 वजह है, मैंने आपको बताया था पहले। पहला, अपनी खुद की रेपुटेशन को ठीक करना, क्योंकि वो आतंकवादी देश खुद हैं। दूसरी बात, सबसे ज्यादा असर इस हॉर्मुज का पाकिस्तान पे पड़ रहा है। 97% पाकिस्तान की गैस हॉर्मुज से आती है। सबसे ज्यादा असर उनका 500 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। दूसरा, और तीसरी चीज ये है कि अगर ये युद्ध और चला तो पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड टू यूज फोर्स अगेंस्ट ईरान। वो पाकिस्तान नहीं चाहता वो सिचुएशन हो। इस वजह से पाकिस्तान डेस्परेट है कि किसी ना किसी तरह से ये खत्म हो, और अमेरिका डेस्परेट है क्योंकि उनका जो जिस प्रकार का, मैंने ये बात भी पहले भी कही थी कि ठीक है, यही वजह। जी सर, ठीक है, लेकिन ये बहुत गंभीर एक तरह से हो जाता है, क्योंकि अभी भी दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच में जो पहले तनाव था, खासतौर से बार बार जो सीजफायर की बात हो रही थी, क्लियर कट ये कहा गया कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले करना रोकेगा तभी बात आगे बनेगी। चलिए, वहां पर भी सीजफायर हो गया, लेकिन सीजफायर के पहले इजराइल बहुत बड़ा खेल कर चुका था। 150 से ज्यादा हिजबुल्लाह के तमाम जो कनेक्टेड वर्कर्स थे
उनको मौत के घाट उतार चुका था। अब उसके बाद में जैसे ही बातचीत का दौर आगे बढ़ता, उसके पहले हमने देखा कि यहाँ पर हॉर्मुज में भी जो सीजफायर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। आखिर ये किस तरह की डिप्लोमेसी, सुरेश कुमार जी, जल्दी से मैं जानने की कोशिश करी हूँ, ये फील्ड डिप्लोमेसी है, कोई आगे की रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर कितना दबाव है ये पूरी दुनिया जानती है, जेडी वेंस पर कितना दबाव है ये हर कोई जानता है। गोयल जी। जी, आपका सवाल मेरे से है ये? जी 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 सर। तो अगर आपने सवाल मेरे से किया है, जरा थोड़ा सुनिएगा ध्यान से और ठीक से सुन लीजिएगा, बीच में रोकिएगा नहीं फिर आप। हाँ, सब बस टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। डिप्लोमेसी, जी, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। दैट केस आप दूसरों से बात कर लीजिए, डिप्लोमेसी के बीच में इस तरह की रुकावट नहीं चलेगी। हाँ हाँ सर, मैं आपकी नाराजगी समझ रही हूँ, बस क्योंकि टाइम लिमिट जो है आखिरी जी जी नमस्कार, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अनुज माथुर काफी अच्छी समझा रहे हैं डिप्लोमेसी, आप उनसे समझ लीजिए। मैं आपकी नाराजगी, नमस्कार, मैं आपकी नाराजगी बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन मैं खुद समय के साथ में बाध्य रहती हूँ, इसीलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकती। सुरेश कुमार जी हालांकि नाराज होके चले गए, लेकिन वक्त की मर्यादा होती है डिबेट में, हम सभी जानते हैं, हम भी सभी वक्त से बंधे हुए। राजन सर, सुरेश जी तो नाराज हो गए, लेकिन आप जरा समझा दीजिए आखिर ये किस तरह की डिप्लोमेसी है ये? देखिए, मेरी जो समझ में बात आ रही है वो बहुत क्लियर है कि अमेरिका एक्चुअली पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। उसको एक मोहरा चाहिए था जो उलझा के रखे ईरान को जब उसको वक्त चाहिए, 2-3 कारणों से। एक कि भी दुनिया को दिखा सके कि मैं बड़ा रीजनेबल हूं। मैंने कोशिश करी पीस करने की, पर ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर बम मारना जायज है। वो मतलब एक किस्म का जिसको बोलते हैं ना कि दुनिया को वो करने के लिए। अब उसके लिए उसको ऐसा आदमी चाहिए था जो मतलब ऐसा देश चाहिए था जो वही करे जो वो चाहता है। वो ना ओमान फिट होता था, ना और कोई फिट। एक्चुअली दुनिया को और कोई देश इस रोल में फिट ही नहीं हो सकता सिवाय पाकिस्तान के। और ईरान इस बात को अच्छी तरह जानता है। अगर नहीं भी जानता था तो पहले दौर की बातचीत के बाद वो अच्छी तरह समझ गया है कि भाई ये पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, जब भी उसको दुनिया को दिखाना है। उसका कोई इरादा ही नहीं है। मैंने आपको उसके बता दिया कि व्हाट इज ही हेडिंग एट, उसको चाहिए क्या, तो वो उसी तरफ बढ़े जा रहा है। बीच में उसको लॉजिस्टिक टेक्निकल पॉज चाहिए होते हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू गेन करता है। और सब ये सब ड्रामा है जो हो रहा है। एंड ऑफ द डे उसने वो करना है जो उसने करना है। मतलब अगर आप उसके बाद मिसाइलें खत्म होगी, देन यू रिक्वायर रिप्लेनिशमेंट के लिए एक पॉज, बिकॉज अमेरिका दूर है, वहां से आने हैं जो उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम हो गए हैं, तो जहाज आए, उसके बीच में 8-10 दिन गैप चाहिए थे, वो उठा के रखा, उतना टाइम लिया, अब फिर तैयार है करने के लिए। तो दैट इज हाउ पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड, एंड आई एम श्योर ईरान अभी इस बात को समझ गया है, एंड अकॉर्डिंगली इट विल आल्सो रिएक्ट। या ये देखिए, यही शायद ईरान भी समझ रहा है और अमेरिका भी समझ गया है। अमर मसीकान जी कुछ कह रहे हैं शायद। जी जी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका का क्राइम स्टेट है, बिल्कुल ही गुलाम है। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी, इनसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर शख्सियत हैं। हालांकि देखें, मसला ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक, तमाम ईरान के अलावा सब के सब अमेरिका के गुलाम हैं। लेकिन बहरहाल बदर अल बुसैदी उनसे कहीं ज्यादा बेहतर था। एक मैं आपको अर्ज करूं, देखिए 2000 में क्लिंटन पाकिस्तान आए थे, और जितने भी सदूर अमेरिका के आए हैं पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान में एक जनरल का राज होता था, जैसे कि आज एक जनरल आसिम मुनीर का राज है। अब ट्रंप शायद आ जाएं। मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान की लीडरशिप से, हुकूमत से, जैसे जब क्लिंटन आए थे, क्लिंटन सिर्फ 6 घंटे के लिए पाकिस्तान आए और 5 दिन के लिए हिंदुस्तान में ठहर गए थे। आप मेहरबानी करके ट्रंप को भी बुला दे, इस पगले को, कि आ जाए वहाँ 5-6 घंटे वहाँ गुजारने के बाद हिंदुस्तान आ जाए, फिर हमें मजा आएगा इनको जब मिर्चें लगेंगी पाकिस्तानियों को। आपका बहुत शुक्रिया। तो सर, ये तो क्या सिर्फ मिर्ची लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनका प्लेन रूट जो है वो इतना वाया चेंज हो जाएगा? अनुज माथुर जी, हालांकि मुझे लगता है मिर्ची लगाने के लिए तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, और पाकिस्तान और इस बात को बखूबी समझता भी है कि खुद अमेरिका भी कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है हमेशा से। एक बार फिर
बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। पाकिस्तान का न केवल इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल करके वो छोड़ देता है उसको। ये बात जैसा उनके उनके रक्षा मंत्री ने कही थी, वो बिल्कुल सही बात कही थी कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात उन्होंने कही थी। पाकिस्तान भी इस बात को जानता है। ये पाकिस्तान की, यही मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि पाकिस्तान की आवाम की इच्छा नहीं है। ये वसीम मुनीर, शहबाज शरीफ और इनका जो एक गैंग है जो कि डॉलर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये उनका प्लान है, उनकी सोची समझी चीज है। और दो चार उनके लोग हैं जो कि आकर के टीवी चैनल्स पे और इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्लफ कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई इसमें वो नहीं है कि यहाँ पर शांति हो, कुछ हो। उनके अपने इश्यूज हैं और उन इश्यूज को सेटल करने के लिए वो बाध्य है इस बात के लिए कि वो अमेरिका की गुलामी करे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब जहां तक सवाल अभी जो सिचुएशन है उसका है, ये देखिए कल बातचीत होने वाली नहीं है और ये जो ब्लफ पाकिस्तान का है वो सबको समझ में आ रहा है। और अब जो संभावना मुझे बनती हुई नजर आ रही है कि किसी और जगह, चाहे वो तुर्की हो या ओमान हो या कहीं और हो, वहां पर जाकर के देखिए जहां पर आप बातचीत कर रहे हैं, सर, यानी कि बातचीत की जगह पर इशू हो सकता है या फिर बातचीत कहीं और अगर ऑर्गेनाइज हुई तो बातचीत हो जाएगी। उम्मीद जता रहा हूं। आई एम गिविंग यू ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ये मैं मानता हूं। देखिए, पिछली बार भी जब ईरान ने कहा था कि बिना हिजबुल्लाह के हमलों के ये बातचीत नहीं होगी, लेकिन हमले जारी रहे, फिर भी ईरान गया बातचीत करने के लिए। तो बातचीत करने का जहां तक सवाल है, ईरान की तरफ से ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन जहां ट्रस्ट नहीं है, जहां आपको पता है कि आपको धोखा हो सकता है। जब मुझे और आपको पता है नैना कि पाकिस्तान अमेरिका का स्टूज है, तो क्या ईरान की जो इतनी मुझे लग रहा है सर ईरान भी बखूबी जानता है। मैं इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर शी जिनपिंग ने कहा है कि हॉर्मुज में आवागमन खुला रहना चाहिए, ये सभी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के हित में है। शी जिनपिंग की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है और उनका कहना है कि ये आवागमन सभी के लिए खुला रहना चाहिए। राजन सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही चाइना है जो कुछ समय पहले खुद ही अपने एक बड़े हिस्से पर बैरिकेडिंग या फिर उसको ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाइना का ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, आपने मेरे से पूछा ना। जी हाँ जी। हाँ, नहीं, देखिए, चाइना का ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी उसको तकलीफ होनी शुरू हो गई है। हॉर्मुज में से मैक्सिमम तेल उसी का आता था, तो जब अपने पे पड़ती है तो चिल्लाहट थोड़ी ज्यादा निकलती है। सो ऑब्वियसली देखिए, मेरे हिसाब से एक अंडर हैंड सौदा हो चुका है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना कि चाइना ओवरटली जो सप्लाई कर रहा था ईरान को, बेसिकली प्रोपेलेंट मिसाइल्स के लिए और कुछ गाइडेंस वगैरह, वो नहीं देगा। वो अंडरग्राउंड सिस्टम वो ऑलरेडी हो चुका है। बिकॉज अभी चाइना आल्सो वांट्स कि चाहे ये हारे या जीते, जो भी हो, ये हॉर्मुज खुला है, एटलीस्ट खुलना चाहिए। बिकॉज उसको खतरा हो गया ना। अगर हॉर्मुज एक एग्जांपल है तो कल को यही चीज मलाया भी हो सकती है, कल को कहीं और भी हो सकती है, और उसकी वनरेबिलिटीज बहुत ज्यादा है चाइना की इन सब पे। तो वो इट डजंट वांट टू सेट एन प्रेसिडेंट दुनिया के लिए। सो ऑब्वियसली इट हैज नाउ कम की भी हॉर्मुज खोलना चाहिए। मजे की बात यह है कि उसने हॉर्मुज खोलने की बात करी है। अभी तक जो आपने बताया ब्लॉकेड की बात उसने नहीं करी है कि ब्लॉकेड भी गलत है। अगर ब्लॉकेड की भी बात करता है कि ब्लॉकेड भी गलत है, तो देन इट विल बी प्लेइंग न्यूट्रल। तो अभी तक जो बात करी है कि खाली हॉर्मुज खोलना चाहिए, देन मतलब इसको क्रेडिट्स मिलता है इस जो बात को कि उसका कुछ अंडरहैंड चाइना अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ समझौता हो चुका है। कुछ ना कुछ तो समझौता हो चुका है और यही वजह है, कहा जा रहा है कि अब रूस, चीन और ईरान एक ध्रुव बनते हुए नजर आते हैं। और अब चाइना की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो किस रूप में नजर आती है, देखने वाली बात है। फिलहाल जो चर्चा में ये तो स्पष्ट हुआ कि कल होने वाली जो बैठक है जिसको लेकर सुपर एक्साइटेड अमेरिका या पाकिस्तान नजर आ रहे हैं, फिलहाल वो एक्साइटमेंट ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान कह रहे किसी तरह की बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी बार बार पाकिस्तान को पोस्ट
मास्टर को बार बार जो एक संदेश वाहक के तौर पर भेजा जाता है वो भी संदेश पहुंचाने में भी सफल नहीं रहा। मेरी इस बात पे मस्तिकांत जी को हमेशा जरूर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन यह हकीकत है। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर ये बातचीत ठंडे बस्ते में जाती है तो क्या मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो यूं ही बरकरार रहेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ये बरकरार रहा तो आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर 3 का क्या ट्रिगर बस दबने जा रहा है? इसी सवाल के साथ यहाँ पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।